और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सालों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे करीब 2.5 लाख फ्लैट बायर्स को अब जाकर एक राहत की खबर मिली है। यूपी कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के समय को जीरो पीरियड घोषित कर दिया है। याद कीजिए ये कौन सा समय था? ये कोविड काल था। यानी इस अवधि में बिल्डर को अथॉरिटी के बकाये पर ब्याज नहीं देना होगा। इसका फायदा कैसे मिलेगा? इसका फायदा कहा यह जा रहा है कि दो तरफा होगा। पहला फायदा मिलेगा बिल्डर को और दूसरा मिलेगा बायर को। सरकार के इस फैसले के बाद रुके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम हो सकेगा। एक तरह से आप कहें कि जो अटके हुए घर थे उनको अब पूरा करने के लिए सरकार फ्रंट पर आई है। लेकिन क्या ये मदद पर्याप्त है? सरकार का ये हस्तक्षेप कितना महत्वपूर्ण है? आज हम यूपी सरकार के इसी फैसले का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इससे फ्लैट बायर्स को कैसे मिलेगा फायदा, और साथ ही साथ क्या ये फैसला नज़ीर बन सकता है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो देश भर में इसी तरह से जो होम बायर्स अपनी अदद छत का, अपने अदद घर का इंतजार कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, इस पर आज कवर स्टोरी में करेंगे खास चर्चा। घर का सपना हर किसी के लिए बेहद खास होता है। लोग अपने जीवन भर की कमाई घर खरीदने में लगा देते हैं। होम बायर्स घर खरीदने के लिए बैंक से कर्ज तक ले लेते हैं, लेकिन यही जमा पूंजी बिल्डर्स की कमी या किसी अन्य कारणों के चलते अटक जाती है। घर खरीदार बैंक का कर्ज और घर का किराया चुकाते रहते हैं, लेकिन उनका आशियाना नहीं मिलता है। अमूमन ज्यादातर शहरों में यही स्थिति है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अटके पड़े करीब 2.5 लाख मकानों को पूरा करने का रास्ता जल्द निकल सकता है। दरअसल बिल्डरों का कहना है कि वो खराब फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं, इसलिए वो मकान नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में यूपी कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के समय को जीरो पीरियड घोषित कर दिया है। यानी इस अवधि में बिल्डर को अथॉरिटी के बकाये पर ब्याज नहीं देना होगा। इसका फायदा बिल्डर और बायर दोनों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद रुके हुए प्रोजेक्ट में तेजी से काम हो सकेगा। सरकार की तरफ से फ्लैट खरीदारों और बिल्डर्स को राहत देने की कवायद पिछले काफी समय से चल रही थी। अब जाकर इसमें तस्वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है। दरअसल बिल्डर और खरीदारों की समस्या सुलझाने के लिए अमिताभ कांत समिति की तरफ से कई सिफारिशें की गई थी। अब ये भी जान लीजिए कि अमिताभ कांत समिति की तरफ से क्या सिफारिशें की गई थी। इसमें कहा गया था कि बिल्डर पर ब्याज और पेनल्टी माफ हो, फ्लैटों की रजिस्ट्री तुरंत शुरू हो, होम बायर से अतिरिक्त चार्ज न वसूले जाएं, हर प्रोजेक्ट का अलग अलग हिसाब किताब हो, को डेवलपर को छूट मिले, बिल्डरों के लिए जमीन सरेंडर करने की भी छूट मिले, रेरा प्रोजेक्ट को पूरा कराए, अटके प्रोजेक्ट को फंडिंग में प्राथमिकता मिले, सस्ते ब्याज दरों पर बिल्डरों को कर्ज मिले। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों में से ब्याज माफ करने की सिफारिश पर यूपी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इस फैसले के बाद अब उन घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके प्रोजेक्ट महज अथॉरिटी को दिए जाने वाले शुल्क या ब्याज की वजह से अटके हुए हैं। घर के पोजीशन का इंतजार कर रहे बायर्स को जल्द पोजीशन मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के होम बायर्स को भले ही उनके घर जल्द मिल जाएंगे, लेकिन ये सवाल उठता है कि देश के अलग अलग शहरों में अटके प्रोजेक्ट का क्या होगा। यूपी सरकार की तरफ से अन्य राज्यों में इस तरह के फैसले क्यों नहीं लिए जा सकते हैं? अगर बिल्डर और बायर्स की समस्याओं का समाधान होगा तो घर खरीदारों को जल्द से जल्द घर मिल सकेगा। साथ ही बिल्डर्स भी समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रताप सिंह नथानी साहब, जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं बीकन ग्रुप के। नथानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपक यादव, जो जी बिजनेस की ओर से पूरा रियल एस्टेट का पूरा कवरेज देखते हैं, उसकी तमाम स्टोरीज को देखते हैं। आज का दिन दीपक के लिए भी बड़ा खास होगा। दीपक, अमिताभ कांत समिति की जिसका हमने जिक्र भी किया अपनी रिपोर्ट में, उस समिति की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में 4,12,000 ऐसे अटके हुए घर हैं पूरे देश में। अब ये जो खबर कह रही है कि 2.5 लाख लोगों को तो फौरी राहत मिल जाएगी, यानी कि ये तो 60-65% मामला जो है ठीक हो गया। 60-65% लोग जो हैं उनके घर वापस मिल रहे हैं आसानी से। ऐसे ही मानेंगे इसको?
कुछ चीज़ें सर सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और शायद ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हेडलाइंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। मैं आपके आंकड़े को थोड़ा दुरुस्त कर दूं, 4,12,000 टोटल यूनिट्स हैं जो अटकी हुई हैं पूरे देश में। अमिताभ कांत कमेटी में ये रिपोर्ट में इन्होंने डेटा दिया था। उनकी कीमत बनती है 4,08,000 करोड़ रुपए टोटल। अब आप ये सोचिए, उसमें से 2,40,000 घर ऐसे हैं जो एनसीआर में अटके हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद में नहीं, एनसीआर में। और एनसीआर में गुड़गांव भी आता है और भी बहुत सारे हिस्से आते हैं। हाँ, उस 2,40,000 का 75% हिस्सा नोएडा एनसीआर में आता है। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं अटके हैं जिस चीज का आज फैसला आया है। बिल्कुल, हम जो आज योगी कैबिनेट ने फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं और उससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किन लोगों को राहत मिलेगी ये समझने की जरूरत है। जो प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए अटके हुए हैं कि उनके डेवलपर्स ने बकाया जो था अथॉरिटी का नहीं चुकाया, उसका ब्याज नहीं चुकाया है, उसमें भी 2 साल की राहत मिली है। 2020 मतलब मार्च से 2022 तक की राहत मिली है, 2 साल की राहत मिली है। एक अच्छी राहत मिली है। उसमें भी डेवलपर अगर चाहेगा, थोड़ा सा एक्शन लेगा, मजबूती करेगा तो शायद उनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रह रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं क्योंकि बिल्डर ने अथॉरिटी का पैसा नहीं चुकाया है। कब से नहीं चुकाया दीपक? ये दशकों हो गए हैं। क्योंकि अगर आप नोएडा और एनसीआर का पूरा मामला समझेंगे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक योजना आई थी मायावती सरकार में, 10% प्रीमियम पर लैंड दी जा रही थी डेवलपर्स को, जहां पर मायावती सरकार तो अर्ली 2000, बिल्कुल 2007 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर बड़ी मात्रा में 2007, 8, 9, 10 यही वो दौर था जब रियल एस्टेट बहुत तेजी से फला फूला है एनसीआर में। और एनसीआर में भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर नियम ये था कि 10% डेवलपर पैसा देते थे सरकार को और अथॉरिटी उन्हें 100% जमीन दे देती थी। ठीक, डेवलपर्स को यहां पर एक बड़ा, मतलब वो शब्द मैं नहीं कहना चाहूंगा, जो एक उनको चस्का लगा कि 10% में जमीन लेने का। 10% में जमीन मिलती थी, प्री लॉन्च होता था, पूरा प्रोजेक्ट बिक जाता था, उस पैसे से फिर 10% दे के ढेर सारी जमीन मिल जाती थी। ओवर लिवरेज हुए डेवलपर और यही सबसे बड़ा कारण रहा फंसने का। उसमें यह भी भूल गए कि उन्हें अथॉरिटी का भी पैसा देना है। इस वजह से अथॉरिटी का बकाया अटका रहा। और आज की डेट में ये जो हम देख रहे हैं, अमिताभ कांत कमेटी ने जो सिफारिशें दी हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर उन सिफारिशों को मान लिया जाए पूरी तरह से तो पूरे एनसीआर के रियल एस्टेट की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन ये जो योगी कैबिनेट ने आज एक राहत दी है, ये उन सिफारिशों में से सिर्फ एक है। और इस एक से 2,40,000 को तो कहीं राहत नहीं मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं, उसमें भी जिन लोगों की समस्या सिर्फ इस बात की है कि वो रह रहे हैं और रहने के दौरान उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे, उनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। जिन लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है, प्रोजेक्ट तैयार है, सिर्फ इस वजह से कि ओसी नहीं मिल रही है, सीसी नहीं मिल रही है और डेवलपर उनको घर नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका बकाया है और फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। सरकार से थोड़ी राहत मिली है, पैसा जमा करेगा, ओसी और सीसी मिलेगी, लोगों को घर मिलेंगे। लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है और राहत का दायरा भी बहुत बड़ा नहीं है, जो आप कह रहे हैं, आपका विश्लेषण जो कह रहा है। बट जब एक घर फंसता है ना, तो उसका बायर ही जानता है कि कैसे वो छटपटाहट में पूरी ज़िंदगी की कमाई को एक एक पाई करके वसूलना चाहता है, वापस चाहता है, अपना घर चाहता है। और इस दिशा में अगर कहीं से उम्मीद की किरण जग रही है तो आपने सही कहा कि इस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन समीक्षा ये भी होनी चाहिए कि कैसे इस राहत का दायरा बढ़े। नथानी साहब हमारे साथ हैं। सर, आप थोड़ा विश्लेषण करके बताएं नथानी साहब कि ये कितनी बड़ी राहत आपकी नज़र में एक आम होम बायर के लिए है? तो होम बायर के तरफ से देखा जाए तो उनको जो पेनल्टीज लगी हैं या उनका डिफॉल्ट हुआ है उसमें उनको राहत मिलने वाली है। उनको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको चार्ज करने से मना कर रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि होम बायर्स को इतना ही करीब करीब फ़ायदा होने वाला है। और बाकी जैसा आपने कहा था कि उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी, उनका जो नाम दस्तावेज़ों पे चढ़ा नहीं था वो चढ़ जाएगा, तो ये थोड़ी बहुत राहत तो मिलने वाली है। ओके, बट सर एक बड़ी बात ये भी आती है और बड़ा आरोप लगता है बिल्डर्स पर। और देखिए, ये आरोप नहीं है, ये परसेप्शन भी है, ये आम धारणा भी है और कहीं ना कहीं इसके पीछे के कारण हैं। और कारण ये हैं कि साहब, सरकार मदद के लिए अगर आगे आ रही है तो उसका तो रोल सीमित है। अगर प्रोजेक्ट्स अटक रहे हैं तो वो तो बिल्डर्स की गलती से अटक रहे हैं। जो दीपक ने भी बताया कि कैसे
2000 के पूरे दशक के दौरान किस तरह से ज़मीनों को बांटा गया, ओवर लेवरेज हो गए बिल्डर्स, और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो इससे बिल्डर्स की जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, या जो बिल्डर्स को जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, क्या आपको लग रहा है कि वो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? सर, इसमें इन्होंने कहा है कि स्टेट रेरा विल टेक ओवर द प्रोजेक्ट्स। इसका ये मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट होगा वो स्टेट रेरा के अंतर्गत उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, और जितने भी यूनिट्स हैं उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये तकलीफ है और जो अटके हुए हैं, दे कैन वो अभी रेरा में आके रजिस्टर करवाएं अपने प्रोजेक्ट्स को, और ये जो कंसेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसमें दाखिल हो जाएं। अब देखा ये जाएगा कि जो गवर्नमेंट डिस्काउंट या रिहैबिलिटेशन पैकेज अनाउंस कर रही है लोगों के लिए, अब ये तो गवर्नमेंट बोल रही है कि 2.5 लाख लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये तो समय की बात है कि कितने लोगों को फ़ायदा होगा और कितना ट्रांसमिशन जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो फ़ायदे दे रहे हैं गवर्नमेंट वाले, यूपी गवर्नमेंट से जो फ़ायदे बिल्डर्स को मिल रहे हैं, वो ट्रांसमिशन कितना होता है एक इंडिविजुअल बायर को, वो देखना पड़ेगा। नथानी सर, जैसे कि लिए टाइम लगेगा। हमने पहले भी जिक्र किया कि 2,40,000 लोगों को इसमें कहीं फायदा मिलने वाला नहीं है। हमें तो उस संख्या से ही आपत्ति है। 2,40,000 टोटल घर फंसे हुए हैं एनसीआर में। जाहिर तौर पर कुछ लोगों को जरूर फायदा वहां पर होगा, लेकिन वो संख्या 2,40,000 नहीं होगी, पहली बात है। दूसरी चीज कि ये जो समस्या है एनसीआर की, जाहिर तौर पर पूरे देश में इस तरह की समस्या है। हाँ, यूपी कैबिनेट के इस फैसले से जाहिर तौर पर थोड़े बहुत लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन बड़े स्तर पर हमें इसको देखने की जरूरत है कि अमिताभ कांत कमेटी ने जो महीनों लगाकर एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को अगर आप हम पढ़ेंगे तो उसमें जो पिन पॉइंट्स दिए गए हैं वो वाकई रियल एस्टेट के सबसे अहम और सबसे गंभीर और सबसे जरूरी पिन पॉइंट्स हैं। अगर उनको थोड़ा सा देखा जाता है, अगर उन पे थोड़ा सा फोकस किया जाता है, तो सिर्फ एनसीआर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे देश की, जहां पर 4,12,000 से ज्यादा घर फंसे हैं, उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो क्या योगी कैबिनेट का जो फैसला है, जाहिर तौर पर बहुत अच्छा फैसला है, इसको और विस्तार देने की जरूरत है, और राज्यों को भी इस तरह से आगे आने की जरूरत है, क्योंकि बात सिर्फ एनसीआर की हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो इस पूरे डेटा का 4,12,000 घरों का 21% हिस्सा मुंबई में भी फंसा हुआ है। बिल्कुल। कैसे देखते हैं सर आपको, क्या हमें रियल एस्टेट में जो यूनिट्स फंसी हुई हैं, क्योंकि उसमें होम बायर का दोष क्या होता है? होम बायर जब किसी भी घर को लेने जाता है तो वो तो अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करता है, वो ये थोड़े सोचता है कि ये घर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट फंस जाता है। तो आज की डेट में जो फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं उसको कैसे पार किया जाए, उसको कैसे पूरा किया जाए? सर, इसमें आपको एक ये देखना पड़ेगा कि यूपी गवर्नमेंट से एक बीजेपी की शुरुआत हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम डैमेज हुआ है हम उसको पहले कवर करें। तो हो सकता है यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो कि हम इसमें पहले ये कंसेशन और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसको देखा देखी करते हुए दूसरे राज्य भी फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपने कहा कि जो 21% प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं वो मुंबई शहर में ही हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि मुंबई की जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो इस रेगुलेशन पे कितना अमल करती है, क्या वो इसको कॉपी करती है या मॉडिफाई करती है। और दूसरी बात कि यहाँ पे और भी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि बिल्डरों को 25% जो कॉस्ट है पेनल्टी का, या जो भी कॉस्ट इन्होंने तय करना है वो अभी भरना है, और बाकी 3 वर्षों में भरना है। तो इसमें 3 वर्षों का प्लान तो लंबा चौड़ा लग रहा है मुझे, और इसमें कितने घर इसमें रिकवर होंगे, कितनों के घर मिलेंगे उनको वापस, कितनों की रजिस्ट्री हो पाएगी, Absolutely, स्टेट रेरा कितना इफेक्टिव है, ये सब देखना ज़रूरी हो जाएगा। ऑलराइट सर, मैं देखिए, ये दीपक ने जिस तरह से ब्रेक डाउन किया है इस पूरे फैसले को, ऐसा लग रहा है कि सरकार का इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको
हर एक अटके हुए घर को उसके बायर तक सुपुर्द करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये मकड़जाल जो है ना, ये सालों का है। और इस रायते को, अगर मैं कहूँ, इस रायते को समेटने में, साफ करने में बहुत समय लगेगा। बट क्योंकि ये इशू, देखिए, हम बार बार कहते हैं रियल एस्टेट हमारे देश की ना बैकबोन है। सबसे ज़्यादा अगर कोई जॉब क्रिएशन वाला क्षेत्र है ना, तो हमारा यही रियल एस्टेट का क्षेत्र है। यहाँ पर अगर ठीक ठाक होती हैं चीज़ें तो जॉब पर उसका इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। दीपक, ये अमिताभ कांत जी की सिफारिशें क्यों लागू नहीं हुई? इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ होम बायर का मसला नहीं है, ये पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की छवि का मसला है। अगर ये बायर्स सही जगह पहुंच, बायर्स को सही टाइम पर घर मिल गया, हमारे बिल्डर्स की छवि सुधरेगी, हमारे रियल एस्टेट की छवि सुधरेगी, देश की इकोनॉमी में वो अपना योगदान देंगे, सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। प्रॉब्लम क्या है इन समिति की सिफारिशों को लागू करने में दीपक? देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमिताभ कांत जी की जो समिति है, जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो शानदार है, लेकिन उस समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो इस बात पर है कि जो अटके हुए प्रोजेक्ट पहले से हैं वो पूरे किए जाएं। अब समस्या यह है कि क्या उस समिति के बाद, क्या रेरा आने के बाद ये समस्याएं खत्म हो गई हैं? अब क्या प्रोजेक्ट नहीं अटक रहे हैं? अब क्या दिक्कतें नहीं आ रही हैं? समस्या तो यह है कि दिक्कतें अभी भी आ रही हैं। ये तो हम बैकलॉग की बात कर रहे हैं, क्लियर करने की, जो बहुत पहले का है। आज की डेट में भी ये समस्याएं बरकरार हैं, बदस्तूर जारी हैं। हम अपने शोज़ में 100 बार कहते हैं, हम अपने शोज़ में एक्सपर्ट के जरिए 100 बार कहते हैं कि आप अच्छे डेवलपर के पास जाइए और ब्रांडेड डेवलपर के पास जाइए, जो लिस्टेड प्लेयर हैं उनके पास जाइए। लेकिन दीपक, अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो लिस्टेड डेवलपर, ब्रांडेड डेवलपर, उनके भी ऐसे ऐसे कांड हैं कि कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी पिछले शोज़ में हमने बहुत लोगों के, बहुत बड़े ब्रांड के भी शोज़ किए और उसमें भी समस्याएं बनी की बनी हुई हैं। ये तो एक समस्या है, इस तरह की 50 समस्याएं रियल एस्टेट में देखने को आती हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि दीपक, जब आप कार खरीदने जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि आपको कहा जाए कि आप आए हैं, आप किस्त जमा करिए, ये दरवाज़ा भी लेके जाइए, अगली किस्त लेके आइएगा तो इंजन लेके जाइएगा, अगली किस्त दीजिएगा तो ये मैं आपको विंडशील्ड दे दूंगा? ऐसा होता तो नहीं है ना। आप वहां भी ईएमआई में ही पैसा देते हैं और अपना पूरा कार लेते हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में ही सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हैं और उसके बाद 3 साल 4 साल तक किस्त देते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं, किसी वजह से प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में फंसता सिर्फ और सिर्फ होम बायर है। एब्सोल्युटली। और दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है कि वहाँ पर स्थिति क्या है, और जब फंसता है कोई तो कैसे उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। नहीं, इसमें एक और मैं बात कहूंगा दीपक कि इसमें जिम्मेदारी बैंक भी नहीं लेता है, लेंडर भी नहीं लेता है। प्रोजेक्ट फंसा है सबको दिखता है, लेकिन वो बैंक जिसने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया हुआ है कि हमसे लोन लीजिए और इसमें आप आइए, आप नहीं जिम्मेदारी लेते हैं, और वो बेचारा होम बायर आपकी ईएमआई भी दे रहा होता है, रेंट भी दे रहा होता है और तमाम खर्चे भी निभा रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए हमने आज का सवाल अपने दर्शकों से भी पूछा था कि उनके दिल में क्या है। क्या सरकार को ये पूरी प्रोसेस अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी चाहिए? देखिए, सरकार कोशिश तो कर रही है, कुछ रेरा, कभी इस तरह के चीज़ों, स्टेप बाय स्टेप कर रही है, लेकिन पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेती। और हम ये कह रहे थे लोगों से कि क्या देश भर में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए? और नतीजा आपके सामने। हाँ कहने वाले हैं 70% लोग, ना कह रहे हैं सिर्फ 30%, लगभग 30% लोग। तो बिल्कुल स्पष्ट है लोगों की राय। लोग चाहते हैं कि सरकार सामने आए। तो अटके घरों पर सरकार फ्रंट पर है, कम से कम यूपी सरकार तो है फ्रंट पर। अब ये नाकाफ़ी रहेगा, कितना पर्याप्त रहेगा, थोड़ा सा हमने इस पर चर्चा करी और हमने लोगों से राय भी मांगी। सरकार का ये कदम स्वागत योग्य तो है, लेकिन इसको और दायरा बढ़ाने की आवश्यकता और मजबूत करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो लोगों की राय आई थी, तरफ एक बार फिर से हमारा पोल दिखा दीजिए और उसके रिजल्ट्स भी दिखा दीजिए। सरकार के बारे में हमने लोगों से पूछा था कि क्या सरकार को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी। तो हाँ में जो आंसर था वो 70% लोगों का था और ना में 30% लोगों के आसपास। कौन से कमेंट रहे बेस्ट, आपको जरा फटाफट से दिखाते हैं। हमारे पास जो सबसे बेस्ट कमेंट आया है ये आया है, ये rman021, ये है एक हैंडल जिनकी तरफ से कहा गया है कि पहले सभी अटके हुए प्रोजेक्ट्स की अच्छे से जांच करवा लेनी चाहिए।
भाई वाह, ये भी अच्छी बात बोली है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्यों फंसा, कैसे फंसा, और इस पर शायद सरकार की कुछ पॉलिसीज़ भी हैं कि उनकी स्क्रूटनी की जाए। और इसीलिए जो दूसरे जो हमारे बेस्ट कमेंट हैं करने वाले वो है पूनम कुमार जी, पूनम कुमार 442, ये है इनका हैंडल। ये कह रहे हैं कि रेरा को और कठोर बनाना चाहिए और प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने पर सरकारी प्रोजेक्ट में देरी लागू होने वाले जुर्माने की तरह जुर्माने को और बढ़ाया जाना चाहिए। एक और जो इम्पोर्टेंट आया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ही ये प्रोजेक्ट्स अटकते हैं, इसलिए सरकार को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो कुल मिला के बड़े शानदार हमारे पास कमेंट्स आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी राय देने के लिए। नथानी साहब से चलते चलते एक बात पूछ लेते हैं। नथानी साहब, ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस में जो रियल एस्टेट है वहाँ जो कामकाज है वो कितना साफ सुथरा हुआ है? ये जो पहले बिल्डर्स जो है अनाप शनाप पैसा इधर से उधर कर देते थे, लिटिगेशन में फंस जाते थे, प्रोजेक्ट्स अनाप शनाप प्रोजेक्ट्स शुरू कर देते थे, ये रेरा के आने से सरकार के पॉलिसीज़ को ठीक करने के बाद कुछ ठीक हुआ है सर, या अभी वहीं अटकी है गाड़ी? सर काफ़ी कुछ ठीक हुआ है। मुझे तो लगता है कि 60% चेंजेस आए हैं रेरा के आने के बाद। काफ़ी स्ट्रीमलाइन हुए हैं, काफ़ी पेनल्टीज लगी हैं बिल्डर्स को, और काफ़ी एक्शन लिया गया है बिल्डर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि निगरानी भी रखते हैं फंडिंग्स, और भी स्ट्रिक्टनेस आएगी। आप तो सर फंडिंग वगैरह पे निगरानी भी रखते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ गड़बड़ करते हैं ये लोग जो नहीं करनी चाहिए इनको? सर इसमें फंड डाइवर्शन बहुत होता है बिल्डरों का। क्या होता है कि वो एक प्रोजेक्ट करते करते दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, तो वो फंड डाइवर्शन होता है। फिर वो लैंड एक्विजिशन का जो खर्चा होता है वो एक प्रोजेक्ट करते करते दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो क्या है, इसके वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पुराने वाले जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो ये अगर इसमें कुछ कानून लाया जाए कि आप इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करिए, या जैसे रोड प्रोजेक्ट्स में गडकरी जी कर रहे हैं कि ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट में आप ख़त्म करिए, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और क्योंकि आप पूरी फंडिंग की निगरानी भी करते हैं बतौर ट्रस्टी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कहाँ पे गड़बड़ियां होती हैं। और जो आपने बोला ना फंड डाइवर्जन की, देखिए ये लालच बुरी बला है। देखिए आप 2-4 पैसे कमाने के चक्कर में बायर्स का पैसा अटका देंगे और इस देश में कोई बोलेगा नहीं हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। अब बोला जा रहा है, और अब डेवलपर्स अंदर भी जा रहे हैं, काफी कुछ अंदर जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो स्वामी फंड को उन्होंने एक्टिव किया है। ये सही बात है तो सर। स्वामी फंड तो पार्टिसिपेट कर रहा है हर प्रोजेक्ट में। एब्सोल्युटली सर, सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो अपनी जगह, लेकिन बिल्डर्स की नीयत अपनी जगह। ये नीयत जिस दिन ठीक हो गई सर, सब ठीक ठाक हो जाएगा। हम तो चाहते हैं हमारी बिल्डर कम्युनिटी आगे बढ़े, अच्छी नीयत से अगर काम कर रहे हैं तो, लेकिन जो खराब नीयत वाले हैं उनको बिल्कुल साफ भी करना चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि ये जो पूरी की पूरी इकोसिस्टम है हमारी रियल एस्टेट की, ये साफ सुथरी हो सके। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए नथानी साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।